तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्जन हम आप लोगों को बता रहे थे। इन्वर्जन्स में हमने आपको बताया कि इन्वर्जन में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो बीच से टूटते हैं और बीच से टूटने के बाद उनकी पोजीशन 180 डिग्री रोटेट हो जाती है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था। और 180 डिग्री रोटेट होने के बाद ये फिर वापस जुड़ जाते हैं। तो दो तरीके के इन्वर्जन हुए, एक तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन यानी कि इन्वर्टेड पार्ट में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, और दूसरा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जिसमें कि इन्वर्टेड पार्ट में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है ना। ये दो केसेस होते हैं और इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताया आप लोगों को कि इसकी वजह से, इन्वर्जन की वजह से जनरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इन्वर्टेड पार्ट किसी वाइटल जीन के बीच में है तो उस केस में उस जीन का फंक्शन जो है या तो डिसरप्टेड हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा, या तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा या उसके जो जीन एक्सप्रेशन की जो कैपेसिटी है या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट यानी कि जीन का जो एक्सप्रेशन पावर है या उसकी वजह से पोजीशन चेंज होने की वजह से जो जीन का इफेक्ट आता है उसको हम लोग पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। फिर हमने आपको ये बताया था कि जब मियोसिस होती है, मियोसिस के दौरान जब इन्वर्जन्स होते हैं तब उसके एक बड़े यूनिक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये नॉर्मल क्रोमोजोम है और ये इन्वर्जन वाला क्रोमोजोम है, यानी एक नॉर्मल क्रोमोजोम और उसका जो होमोलोगस पेयर है उसमें इन्वर्जन हो गया है। ऐसे दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम जब जाइगोटीन स्टेज में आते हैं मियोसिस में, तो उस केस में इनको देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है। क्यों? क्योंकि जब पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोजोम में जाइगोटीन स्टेज में, तो वो पेयरिंग हमेशा जीन टू जीन पेयरिंग होती है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला जो नॉर्मल क्रोमोजोम है वो तो नॉर्मली अलाइंड है, लेकिन जो नीचे वाला इन्वर्टेड जिसमें कि इन्वर्जन हो चुका है वो क्रोमोजोम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। यानी कि एक लूप स्ट्रक्चर, लूप क्यों बना रहता है? क्योंकि इसका जो ए बी सी के बाद डी और ई वाला सेगमेंट है वो तो सेंट्रोमियर के पीछे आ गया है, और जो सेंट्रोमियर के बाद जी और एफ वाला सेगमेंट है वो सेंट्रोमियर के पहले आ गया है। तो जब ये लूप बनाता है तो लूप बनाने की वजह से आप देखेंगे कि ए बी सी और लूप बना लिया तो डी और ई वाला पार्ट फिर से लूप बनाने की वजह से सेंट्रोमियर के पहले आ गया, और सेंट्रोमियर के बाद एफ और जी वाला पार्ट आ जाता है लूप बनाने की वजह से। इस वजह से जब हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं, और उसमें हमें अगर कोई क्रोमोसोम लूप बनाता हुआ दिखाई देता है तब हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस क्रोमोसोम में इन्वर्जन हुआ है। ठीक है। इस इन्वर्जन की वजह से होता क्या है कि जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया, मान लीजिए ये नॉर्मल, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एक क्रोमेटिड यानी एक इस क्रोमोजोम के और इस क्रोमोजोम के इस क्रोमेटिड में, और ये जो इन्वर्टेड क्रोमोजोम है उसके इस क्रोमेटिड पार्ट में इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन के बाद क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इस जगह पर, यानी सेंट्रोमियर के बाद वाली पोजीशन पर जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसके रिजल्ट्स बड़े ड्रामेटिक होते हैं। अब आप देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो ये जो अपर वाला आर्म है, यानी ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये तो नॉर्मल है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। लेकिन इसके बाद जो दूसरा इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड से यानी नॉर्मल क्रोमोजोम का जो दूसरा वाला सिस्टर क्रोमेटिड है, अब इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो सीक्वेंस है, देखिए सेंट्रोमियर के ठीक पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर एफ के बाद जो क्रॉसिंग ओवर पार्ट हो गया, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जो जी वाला सेगमेंट था, जी के बाद यहाँ पर जो था पार्ट, यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये जो लूप बन गया तो एच ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये ए बी सी डी वाला पार्ट जो है यहाँ से एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी ई एफ के बाद जी सी ए बी ए, ये पार्ट जो है
ABC वाला पार्ट जो है यहाँ पर आकर के जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गए, ABC यहाँ भी है और ABC यहाँ भी है, तो ये पार्ट डुप्लीकेटेड हो गया, ठीक है। और इस क्रोमोसोम में डिलीट क्या हो गया, G के बाद H और I वाला सेगमेंट डिलीट हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। किसकी वजह से, जो इन्वर्टेड क्रोमोसोम के बीच में होमोलोगस पेयरिंग के बाद जो क्रॉसिंग ओवर हुई, उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक सिस्टर क्रोमेटिड नॉर्मल है, दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड में डुप्लीकेशन एंड डिलीशन दोनों हो गए। ABC का डुप्लीकेशन हो गया और H और I यहां से गायब हो गया ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। ये जो दूसरा जो ऑलरेडी इन्वर्टेड वाला क्रोमोसोम है, ये वाला इन्वर्जन क्रोमोसोम, इसमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से देखिए क्या हुआ कि IHG FGHI ये तो नॉर्मल पार्ट आ गया, लेकिन इसके बाद जो क्रोमोसोम आना चाहिए, इसके बाद जो सेगमेंट आना चाहिए था, वो ABC गायब हो गया, यहाँ पर EDHI वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ABC पार्ट गायब है, EDHI यहाँ पर इधर मर्ज होकर के आ गया। और ये जो दूसरा वाला पार्ट था, इसमें भी ऑलरेडी इन्वर्जन होने की वजह से क्या है कि सारे जीन्स तो हैं, बट उनका जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ा गया। ABC यहाँ पर DE और FG और लास्ट में यहाँ पर HI, यानी इस क्रोमोसोम में इन्वर्जन के साथ सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। इस क्रोमोसोम में इन्वर्जन नहीं है, लेकिन सारे जीन्स अपने नॉर्मल सीक्वेंस में प्रेजेंट है। बाकी जिन क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उनमें कई डिलीशन और डुप्लीकेशंस पैदा हो गए। इस केस में क्या होता है कि जब इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्जन के बाद मियोसिस होने की वजह से कई बार इसमें काफी जो गैमीट्स बनते हैं उसमें कंसिडरेबल स्टेरिलिटी पाई जाती है, यानी वो गैमीट डिलीशन और डुप्लीकेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं होते हैं, और इस केस में जो गैमेटिक स्टेरिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इन्वर्जन की वजह से, खास तौर पे जब गैमेटिक सेल्स में कोई इन्वर्जन होता है। गैमीट्स भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब आता है ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन में एक पार्ट और बाकी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स ऑन वेदर द इन्वर्जन इज पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। इन्वर्जन जैसा कि हमने पहले बताया, पेरीसेंट्रिक भी हो सकते हैं, पैरासेंट्रिक भी हो सकते हैं। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इन विच सेंट्रोमियर लाइज आउटसाइड द इन्वर्टेड रीजन, दिस सिंगल क्रॉसओवर इवेंट प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रेंज आउटकम। यहां पर देखिए, ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये इन्वर्टेड क्रोमोसोम है। यहाँ पर सीक्वेंस देखिए बदल गया है, ABCDEFGHI। यहाँ पर इन्वर्जन हो गया है किस पार्ट में, इस यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट में, तो A के बाद B नहीं आया, बल्कि A के बाद इनवर्स ऑर्डर में EDCB, यानी B जो यहाँ होना चाहिए था वो खिसक के इधर चला गया, C D की जगह होना चाहिए, तो वहां पर जो है D आ गया, और यहाँ पर सीक्वेंस बदल गया। FGHI नॉर्मल है, FGHI नॉर्मल है, यानी कि ये जो इन्वर्जन हुआ है सेंट्रोमियर के पहले हुआ है Q आर्म में। तो ये जो रीजन हुआ, दैट इज द इन्वर्टेड रीजन विच डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रोमियर, यानी कि ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के केस में जब होमोलोगस पेयरिंग होती है और जाइगोटीन स्टेज आता है, उस केस में भी फिर से लूप बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस है जीन के बदल गए हैं, और जीन के बीच में जो पेयरिंग है हमेशा जीन टू जीन पेयरिंग होगी, तो जीन टू जीन पेयरिंग करने के लिए लूप बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, IG
FGHI और FGH यहाँ पर तो नॉर्मल है, लेकिन सेंट्रोमियर के बाद कंडीशन बदल गई है। तो ये जो नॉर्मल क्रोमोजोम है EDC ABCDE यहाँ तक तो नॉर्मल है। यहाँ पर ABCDE को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर ये लूप बन गया। लूप बनने की वजह से क्या होता है कि B इधर आ जाएगा और E इधर आ गया। ये देखिए, B लूप बनाने की वजह से B इधर आ गया और E इधर आ गया, ताकि नॉर्मल पेयरिंग हो सके। अब इस पेयरिंग के बाद जब इसमें जाइगोटीन के बाद पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पर बड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट आता है क्रोमोजोम में। ये वाला जो क्रोमोजोम है, इसका जो अपर सिस्टर क्रोमेटिड है, इसमें तो नॉर्मल सीक्वेंस में जीन है ABCDEFGHI। जो दूसरा इसका इस क्रोमोजोम का जो सिस्टर क्रोमेटिड था, जो कि क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व हुआ था, उसमें जो जीन के सीक्वेंसेस हैं वो चेंज हो गए। यहां पर क्या हुआ कि चूंकि क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया, ये वाला पार्ट आप देखें जिसको मैं मार्क करता हूं, ये वाला पार्ट इसके साथ यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हो गया, यानी ये वाला पार्ट इसमें चिपक गया। नतीजा क्या हुआ कि ABC तक तो ठीक है, इसके बाद जो DEA आया उस क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर गायब है, क्योंकि सेंट्रोमियर जाके कहीं और जुड़ गया। तो इस तरीके से इसका जो होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड, इस क्रोमोजोम का जो सिस्टर क्रोमेटिड था, उसमें से एक क्रोमोजोम एसेंट्रिक टाइप का बन गया। अब ये जो दूसरा पार्ट था, यानी ये वाला पार्ट इस क्रोमोजोम का जिसमें कि इन्वर्जन था, इसमें जो अपर वाला पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट, इसका देखिए पोजीशन क्या हुआ। इसमें जो है 2 सेंट्रोमियर जुड़ गए। 2 सेंट्रोमियर कैसे जुड़ गए? एक सेंट्रोमियर तो ये वाला पार्ट, दूसरा क्रॉसिंग ओवर की वजह से इसके साथ एक्सचेंज हुआ था इसका, तो अब इसका एक्सचेंज हो जाएगा इसके साथ, यानी ये पार्ट और ये पार्ट जुड़ जाएंगे। तो ये पार्ट जुड़ गए, नतीजा सीक्वेंस इनका क्या बन गया? IHGF जो इसके साथ था, IHGF ये वाला पार्ट। इसके बाद सेंट्रोमियर था यहाँ पर, तो ये सेंट्रोमियर आ गया। फिर E और D पार्ट थे, तो E और D पार्ट आ गए, और इसके बाद फिर इसके साथ ये वाला पार्ट जुड़ गया, और जिसके साथ सीक्वेंस बन गया IHGF। तो यहां पर जो दूसरा क्रोमोजोम था, इसमें डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम बन गया, यानी ऐसा क्रोमोजोम जिसमें 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो। और जो फोर्थ वन था, ये ABCD नॉर्मल इन्वर्टेड क्रोमोजोम, तो ये क्रोमोजोम नॉर्मल हो गया, ये क्रोमोजोम नॉर्मल हो गया, यानी ये दोनों गैमीट नॉर्मल हो गए। लेकिन ये जो 2 गैमीट हुए एसेंट्रिक फ्रैगमेंट, जिसमें कि सेंट्रोमियर एब्सेंट है, मैंने आपको बताया था कि अगर क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर एब्सेंट है तो इसको बोलते हैं एसेंट्रिक क्रोमोजोम, और ये एसेंट्रिक क्रोमोजोम सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और ये डिलीट कर दिए जाते हैं। इसी तरह जो डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम्स हैं, ये डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम बड़ा यूनिक बिहेवियर करते हैं और ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइसेंट्रिक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये चूंकि 2 अलग अलग सेंट्रोमियर है, दोनों सेंट्रोमियर अलग अलग पोल से अटैच होता है, बीच से ये टूट जाता है। टूट जाने की वजह से भी ये क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम को रखने वाले जो गैमीट हैं वो बेकार हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं रहता है, ठीक है ना। सो द क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस अ पीस ऑफ क्रोमोजोम विदाउट एनी सेंट्रोमियर, दैट इज द एसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो एसेंट्रिक फ्रैगमेंट वाला क्रोमोजोम कब बनता है? जब कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है। तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के केस में एसेंट्रिक फ्रैगमेंट और डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम्स का निर्माण होता है। डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम और एसेंट्रिक ब्रिज का निर्माण होता है जब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन मियोसिस करता है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के बाद जब उस सेल में मियोसिस होती है, तो उस केस में एसेंट्रिक फ्रैगमेंट वाले क्रोमोजोम और डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम का निर्माण होता है। एंड इफ द 2 सेंट्रोमियर्स ट्राई टू मूव, यानी डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम्स में जो 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट हैं, ये अपोजिट पोल में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्रोमोजोम टूट जाते हैं रैंडम लोकेशन से, एंड ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर
one normal chromosome, one chromosome with inversion, and 2 chromosomes with deletions are produced. These 2 chromosomes with deletions result from the breakage of the dicentric chromosome, and they are missing the genes that were located on the acentric fragments. तो ऐसे केस में भी जब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के केस में डाइसेंट्रिक ब्रिज वाले क्रोमोसोम और एसेंट्रिक क्रोमोसोम दोनों का निर्माण होता है, और इसकी वजह से कंसिडरेबल मॉर्टेलिटी गैमीट्स में हो जाती है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? व्हेन अ पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर क्रोमोसोम, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। कैसे? कि क्रोमोसोम नंबर 2 और ये क्रोमोसोम नंबर 22, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? इट काजेस 2 क्रोमोसोम्स टू ब्रेक। यहाँ पर क्रोमोसोम्स में ब्रेकेज आ गया। देखिए ये क्रोमोसोम यहाँ से टूट गया, क्रोमोसोम नंबर 2, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 22 यहाँ से टूट गया। कहाँ से टूट गए? ये क्रोमोसोम नंबर 2 यहाँ से टूट जाता है और क्रोमोसोम नंबर 22 यहाँ से टूट गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया और ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया, यानी ट्रांसलोकेशन हो गया है। क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम टूटते हैं और 2 क्रोमोसोम टूटने के बाद एक क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से और पहले क्रोमोसोम का टूटा हुआ पार्ट दूसरे वाले क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, यानी अदला बदली हो जाती है सेगमेंट की। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, है ना। तो जब ब्रेकेज होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से, तो उस ब्रेकेज के दौरान जो क्रोमोसोम का डीएनए टूटता है, तो वो तुरंत डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट और एक्टिवेट हो जाती है, और डीएनए रिपेयर एंजाइम्स जो होते हैं वो तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूटा है। इसी तरह इस क्रोमोसोम के लिए भी जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये ढूंढेगा कि दूसरा टूटा हुआ पार्ट कहाँ है। अब इसके पास कई बार ये गलती हो जाती है और जो अपोजिट क्रोमोसोम का टूटा हुआ पार्ट है वो पहले वाले क्रोमोसोम से जोड़ देते हैं, और क्या होता है कि उसमें जीन्स का सीक्वेंस जो है इनकरेक्ट हो जाता है। और ये देखिए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से इसका पार्ट इसमें आ गया और इसका पार्ट इधर चला गया। इस तरीके के एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये देखिए यहाँ पर एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, जबकि ट्रांसलोकेशन हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम यानी अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। तो ट्रांसलोकेशन भी 2 तरीके का होता है, एक सिंपल ट्रांसलोकेशन और एक दूसरा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इन सिंपल ट्रांसलोकेशन the segment from one chromosome will break and attach to the another chromosome. ये जो भी हमने आपको एग्जांपल दिखाया, इट इज द एग्जांपल ऑफ द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जहां पर कि दोनों एक्सचेंज दोनों सेगमेंट्स, दोनों क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स एक दूसरे से एक्सचेंज यानी रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। सिंपल में क्या होता है कि केवल एक क्रोमोसोम का पार्ट जाकर के दूसरे क्रोमोसोम से लग जाता है, पहला वाला एज इट इज ब्रोकन बना रहता है। ठीक है ना। रेसिप्रोकल में क्या होती है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन सेगमेंट्स फ्रॉम द 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंज, 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। अब जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है उसके भी जो इफेक्ट होते हैं वो बड़े ड्रामेटिक होते हैं। तीसरा टाइप का जो ट्रांसलोकेशन उसको बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इस तरह के ट्रांसलोकेशन में रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन एंड इंटायर क्रोमोसोम आर्म हैज अटैच्ड टू द अनदर क्रोमोसोम। अब यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच ट्रांसलोकेशन हुआ तो पूरा का पूरा जो आर्म है यहाँ का, यहाँ से टूट गया और ये आर्म टूट के इसके साथ जुड़ गया और ये पार्ट इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से जब पूरा का पूरा आर्म 2 क्रोमोसोम का यानी पी आर्म या क्यू आर्म दोनों, पूरा का पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम नहीं बल्कि पूरा का पूरा आर्म जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, तो इस तरीके के ट्रांसलोकेशन को हम लोग बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो ये देखिए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है जिसमें कि केवल एक पार्ट यहाँ से जो है टूटता है इस क्रोमोसोम का, एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन में क्या होता है कि पूरा का पूरा
जो सेंट्रोमियर के पास से ही ये पूरा टूट जाता है और यहाँ पर सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, पूरा का पूरा आर्म एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके के ट्रांसलोकेशन को हम जो है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और इसमें क्रोमोजोमल सेगमेंट का लॉस हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की वजह से जब इसमें जाइगोटीन स्टेज आती है, तो जाइगोटीन स्टेज के दौरान हमें, चूंकि दो अलग अलग क्रोमोजोम के होमोलॉगस पेयर है, यानी 4 क्रोमोजोम इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ जाइगोटीन पेयरिंग में। क्यों? क्योंकि इस क्रोमोजोम का सेगमेंट इसके साथ एक्सचेंज है और इसका सेगमेंट जो है इसके साथ एक्सचेंज है। तो यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर 2 है और ये नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर 1 है, यानी क्रोमोजोम नंबर 1 और क्रोमोजोम नंबर 2 के बीच में जो है क्या हुआ है, ट्रांसलोकेशन हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन जब होगा तो जो होमोलॉगस पेयर्स थे, ये नॉर्मल है, ये इसका होमोलॉग है, ये नॉर्मल है, ये इसका होमोलॉग है, ये नॉर्मल क्रोमोजोम है, ये इसका होमोलॉग है। ट्रांसलोकेशन किस में हुआ? इसमें हुआ और इसमें हुआ, यानी इसका एक्सचेंज इसके साथ और इसका एक्सचेंज इसके साथ हो गया, इन दोनों के बीच में नहीं हुआ। तो ये दोनों नॉर्मल क्रोमोजोम है। लेकिन जब जाइगोटीन पेयरिंग होगी तो वो जीन टू जीन पेयरिंग होगी, इसमें तो नॉर्मल है और इसका कुछ पार्ट मिसिंग है, इसमें क्रोमोजोम नंबर 2 में क्रोमोजोम नंबर 1 का पार्ट आ गया, तो इसकी पेयरिंग होगी क्रोमोजोम नंबर 1 से ही हो सकती है, किसी और के साथ नहीं हो सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, जब पेयरिंग हो रही है तो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है ट्रांसलोकेशन की वजह से। जब इस तरीके का क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे क्रोमोजोम प्रिपरेशन में या स्लाइड प्रिपरेशन में, तब हम समझ जाते हैं कि ये जो क्रोमोजोम्स हैं जो 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 कि क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस which has involved the translocation। अब इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जो सेग्रीगेशन होता है, यानी क्रोमोजोम मियोसिस 1 में जो सेग्रीगेशन होगा एनाफेज स्टेज के बाद, तब 3 तरीके से सेग्रीगेशन हो जाता है ट्रांसलोकेशन की वजह से। एक को बोलते हैं अल्टरनेट सेग्रीगेशन, दूसरे को बोलते हैं एडजेसेंट 1 सेग्रीगेशन, और तीसरे को बोलते हैं एडजेसेंट 2 सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कैसे होता है? जब आपको सेग्रीगेशन देखना हो तो आप देखिए सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है ना। ये क्रोमोजोम नंबर 2 है और ये इसका होमोलॉग है, ये क्रोमोजोम नंबर 1 है और ये इसका होमोलॉग है। क्रोमोजोम नंबर 1 में एक क्रोमोजोम नॉर्मल है, क्रोमोजोम नंबर 2 में एक नॉर्मल है, यानी जिनके बीच में ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है। क्रोमोजोम नंबर 1 का जो सिस्टर क्रोमेटिड या इसका जो होमोलॉग क्रोमोजोम है उसमें, और क्रोमोजोम नंबर 2 के होमोलॉग क्रोमोजोम में ट्रांसलोकेशन हुआ है। और इस ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होता है कि बड़े अजीब से चेंजेस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और 2 तरीके से कंडीशन हो सकती है। एक तो अल्टरनेट सेग्रीगेशन। अल्टरनेट सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम नंबर 1 और 2 के जो नॉर्मल होमोलॉग हैं वो एक सेल में चले गए, और जो ट्रांसलोकेटेड होमोलॉग थे वो एक सेल में चले गए। देखिए डॉटर सेल बन रही ना, ये मदर सेल थी, ये डॉटर सेल। तो जब डॉटर सेल हुआ तो ट्रांसलोकेशन के फलस्वरूप या जब एनाफेज 1 स्टेज आती है, तो एनाफेज 1 स्टेज में एक डॉटर सेल में दोनों के दोनों नॉर्मल क्रोमोजोम चले गए, और दूसरे डॉटर सेल में क्या हुआ कि ट्रांसलोकेटेड क्रोमोजोम चले गए, है ना। यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो अल्टरनेट सेंट्रोमियर है, यानी सेम सेंट्रोमियर नहीं है, अल्टरनेट सेंट्रोमियर है। इस केस में ये वाला जो गैमीट बनेगा वो तो नॉर्मल होगा, और ये वाला गैमीट एबनॉर्मल होगा, क्योंकि इसमें डिलीशंस और डुप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ये देखिए दोनों नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहां पर क्या हुआ कि ट्रांसलोकेटेड है, और इसकी वजह से इसमें स्टेरिलिटी आ सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें एडजेसेंट 1 सेग्रीगेशन हो रहा है। एडजेसेंट 1 सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि यहां पर देखिए सेंट्रोमियर जो है दोनों के, मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों डॉटर सेल में नॉर्मल क्रोमोजोम की बजाय एक नॉर्मल और एक ट्रांसलोकेटेड क्रोमोजोम आ जाता है। इस केस में क्या था, दोनों नॉर्मल क्रोमोजोम थे, और इसके सिस्टर सेल में क्या था कि दोनों के दोनों ट्रांसलोकेटेड क्रोमोजोम थे।
एडजेसेंट वन केस में क्या होता है कि एडजेसेंट वन केस में कोई भी नॉर्मल क्रोमोजोम नहीं प्रेजेंट है, एक नॉर्मल प्रेजेंट है तो दूसरा जो होमोलॉग उसका प्रेजेंट है वो उसमें ट्रांसलोकेशन हुआ है। अब इसमें ये नॉर्मल है तो इसके जो होमोलॉग क्रोमोजोम है उसमें ट्रांसलोकेशन हुआ है। इस केस में देखेंगे कि जो दोनों के जो सेंट्रोमियर हैं वो 1 और 2 वो अलग अलग सेंट्रोमियर है ना, 1 एंड 2 अलग अलग सेंट्रोमियर है। एडजेसेंट 2 में क्या होता है, एडजेसेंट 1 में, एडजेसेंट 2 में आप देखेंगे कि जो दोनों क्रोमोजोम जो होमोलॉग हैं वो क्रोमोजोम नंबर 1 का ही जो है 2 सेंट्रोमियर आ गया एक सेल में, और क्रोमोजोम नंबर 2 का सेंट्रोमियर आ गया वो दूसरे डॉटर सेल में। तो इस तरह के सेग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट 2 सेग्रीगेशन। ये वेरी रेयर कंडीशन में होता है जब एक ही डॉटर सेल में ट्रांसलोकेशन की वजह से एक ही क्रोमोजोम है, तो बेसिकली क्रोमोजोम नंबर 1, लेकिन ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हो गया है कि इसका कुछ पार्ट जो ट्रांसलोकेटेड हो गया था, दोनों के दोनों सेंट्रोमियर जो है वो एक ही डॉटर सेल में चले आए। तो इस केस में चारों के चारों जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो अनबैलेंस्ड होंगे, एबनॉर्मल होंगे, उसमें से कोई भी जो सेल होगा वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, और इस सेल से बनने वाली जो गैमीट्स होंगे वो गैमीट जो है वो नॉन फर्टाइल या स्टेराइल गैमीट होंगे। एडजेसेंट 1 के केस में भी क्या होगा कि जो दो गैमीट्स बनेंगे वो सारे के सारे जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो अनबैलेंस टाइप के रहेंगे और सारे के सारे गैमीट स्टेराइल होंगे। लेकिन अल्टरनेट सेग्रीगेशन में 50% गैमीट्स नॉर्मल बनेंगे, जिसमें कि नॉर्मल टाइप के क्रोमोजोम्स एक डॉटर सेल में चले गए तो दूसरे डॉटर सेल में दोनों के दोनों ट्रांसलोकेटेड क्रोमोजोम्स चले गए थे। तो उस केस में 50% गैमीट्स जो है वो फर्टाइल होंगे और 50% स्टेराइल होंगे। लेकिन एडजेसेंट 1 और एडजेसेंट 2 के केस में 100% गैमीट्स जो हैं वो स्टेराइल होंगे, नॉन फंक्शनल टाइप के होंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये है आज हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे, केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस और न्यूमेरिकल चेंजेस हम नहीं बताएंगे। इसमें अगर आपको किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अरे सब गायब। तो आज का लेक्चर इतना ही, सर तुम बताओ। यस सर। सर ट्रांसलोकेशन से मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि गंदा, ट्रांसलोकेशन से मतलब फर्टाइल? ट्रांसलोकेशन में अगर एडजेसेंट 1 और 2 है तो 100% गैमीट स्टेरॉयल होंगे, अल्टरनेट 1 एंड अल्टरनेट 2, है ना। लेकिन अगर अल्टरनेट होगा तो मतलब 50% स्टेराइल और 50% फर्टाइल होंगे, है ना, अल्टरनेट में। एडजेसेंट 1 और एडजेसेंट 2 में 100% जो है वो गैमीट्स जो है वो स्टेराइल हो जाएंगे और इस वजह से बुरा इफेक्ट पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो आज यस के लिए सर। इतना ही।